नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी एजुकेटर सुजाता और आप सभी का स्वागत करती हूं मेहरा क्लासेस में। हमारे पेज का नाम है अश्वमेध सफलता ही लक्ष्य और हमारा बैच है फोटान बैच। जैसा कि मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन एमपीपीएससी आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है। इसमें विभिन्न पदों पर भर्तियां 2025 में ली जाएंगी, जिसका प्रोबेबली मई में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। जो भी अभ्यर्थी फिजिक्स सब्जेक्ट से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं, मेरा क्लासेज उनकी जर्नी को आसान बनाएगा और उनका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना पूरा कराएगा। तो दोस्तों, देर किस बात की, आप अपने सपनों को पूरा कीजिए मेरा क्लासेज के साथ जुड़कर। तो हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स। जैसा कि सिलेबस में मेंशन है, फिजिक्स को 10 यूनिट में दिया गया है। इसे 2 एजुकेटर मिलकर आपको पढ़ाएंगे, डॉक्टर शाहीन और मैं। तो चलिए हम यूनिट 5 थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या दिया गया है पहले हम देख लेते हैं। इसमें दिया गया है लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स and their consequences, thermodynamic potentials, Maxwell relation, chemical potential, phase equilibria, phase space, micro and microstates, microcanonical, canonical and grand canonical ensembles and partition functions, free energy and connection with thermodynamic quantities, first and second order phase transition, classical and quantum statistics, ideal Fermi and Bose cases, black body radiation and Planck's distribution law, Bose-Einstein condensation, random walk and Brownian motion, introduction to non-equilibrium process diffusion equation। मीन्स यूनिट 5 में ये सब कुछ आपको कवर करना होगा। तो चलिए हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मीन्स हम ये देख सकते हैं कि लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स 3 है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, जरा इसके बारे में बात करते हैं। आपको पता होगा आज से बहुत टाइम पहले जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात कर दी गई थी, जब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात कर दी गई थी, जब हीट और वर्क की बात कर दी गई थी, तब तक लोगों को यही नहीं पता था कि टेम्परेचर जैसी चीज भी होती है। स्टेटमेंट के हिसाब से जीरोथ लॉ क्या बोलता है उसे देखते हैं। इफ 2 सिस्टम आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम with a third system, they are also in thermal equilibrium with each other। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए 3 बॉडी है, 3 बॉडी है आपके पास। एक है ए, ये है आपकी बॉडी ए। ये है बी। एक बॉडी इन दोनों के ऊपर रखी गई है, जो है तीसरी बॉडी सी। ये है सी। तो ऐसा बोला गया, इफ बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी सी एंड बॉडी बी इज आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम with body C, then A and B both are in thermal equilibrium.
ओके, जैसे बोला गया है इफ लाइन ए पैरेलल टू लाइन बी एंड लाइन बी पैरेलल टू लाइन सी देन लाइन ए एंड सी आपस में पैरेलल होंगे। तो ऐसा बोला गया जो ये तीन बॉडी हैं, ओके, तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम है, इनके बीच कोई ऐसी कॉमन प्रॉपर्टीज होगी जो सेम होगी तीनों में, क्योंकि तीनों एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। जो प्रॉपर्टीज सेम होगी इन तीनों बॉडी में उसे टेम्परेचर बोला गया। तो हम बोल सकते हैं कि द प्रॉपर्टी विच इज सेम फॉर ऑल द बॉडी इज टेम्परेचर। वही आपको सेकेंड स्टेटमेंट में दिया गया है, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट में, ओके। तो आपको पता है लोग पहुंच गए थे फर्स्ट लॉ तक, लोग पहुंच गए थे सेकेंड लॉ तक, है ना। जब टेम्परेचर का पता चला तो लोगों ने बोला ये तो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट लॉ तो आप बाद में पढ़ना, सेकेंड लॉ बाद में पढ़ना। सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो हीट की बात कर रही है, इंटरनल एनर्जी की बात कर रही है, वो तो टेम्परेचर थी। आपने फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स रख दिया, सेकेंड लॉ थर्मोडायनामिक्स रख दिया। जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है उसे इसे पहले रखो, तो टेक्निकली फर्स्ट के पहले आपका जीरो आता है, इसलिए इसे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोला गया। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज निकल कर आई? तो हम बोल सकते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से टेम्परेचर की प्रॉपर्टीज निकल कर आई। ओके, जब आपको टेम्परेचर के बारे में पता चला तो थर्मोमेट्री आई, ठीक है। टेम्परेचर से क्या आया? थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री आने के बाद हम टेम्परेचर मेजरमेंट की बात करने लगे और एक पूरा ही एक ये ब्रांच बन गया थर्मोमेट्री का। तो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी इन तीनों में से कौन सी बॉडी आगे चलकर थर्मोमीटर बनी? तो जो ये थर्ड बॉडी है, मीन्स जो ये रेफरेंस बॉडी है, यही आगे चलकर आपकी थर्मोमीटर बनी। नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, इसे बताने से पहले मैं आपको बता दूं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और कुछ भी नहीं है, ये एक एनर्जी कंजर्वेशन है, ठीक है। ये एक एनर्जी कंजर्वेशन है, आपने सुना ही होगा, एनर्जी नार बी क्रिएटेड नार बी डिस्ट्रॉयड, और नार मास नार बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये आपने पढ़ा ही होगा या तो सुना ही होगा। तो वही आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में बताई गई है। उन्होंने बोला द जनरल प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दैट इम्प्लाइज दैट the general principle of conservation energy applied to the system dq equal du plus dw means that change in heat equal change in internal energy plus change in work। आगे देखते हैं, if an infinitesimal amount of heat supplied to the system goes in partially to increase the internal energy of the system and the rest in work, equation is known as this is first law of thermodynamics and this is based on law of conservation of energy। यहाँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्या हो रहा है, जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, ओके, या जो हीट देने वाले हैं या लेने वाले हैं, वो दो चीजों में बंटने वाली है, या यूं बोल सकते हैं कि दो चीजों का सम है। वह अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा सकता है और साथ साथ वर्क परफॉर्म कर सकता है। समझना, जो भी हीट सप्लाई होगा उससे वह अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा और वर्क परफॉर्म कराएगा। क्लियर है? मतलब जो हीट सप्लाई की गई थी वह कहीं लॉस नहीं हुई, इसका यूज कर लिया गया, या तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में
या वर्क परफॉर्म करने में, और इसे बोला गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स। यह आपको बहुत काम आएगा। आप देखना जब भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए लगेगा तो आप dw को क्या लिखेंगे, pdb। यहाँ पर आप dw को क्या लिख सकते हैं, जब हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करेंगे तो आपको dw को क्या लिखना पड़ेगा, pdb। और npdb क्या है, एरिया अंडर द क्लोज सिस्टम। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जानने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर आया, उसे चलिए हम देखते हैं कि क्या इससे रिजल्ट निकल कर आया। तो ये है इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज नथिंग बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या कहता है, चेंज in heat transfer and work transfer are path function and change in internal energy is point function। और आपको पता होगा कि जो पॉइंट फंक्शन होते हैं वो प्रॉपर्टीज होती है, मींस थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज होती है। ये जो हीट एंड वर्क है पाथ फंक्शन है, ओके, और ये प्रॉपर्टीज नहीं है। हीट एंड वर्क आपकी प्रॉपर्टीज नहीं है, जबकि इंटरनल एनर्जी आपकी क्या है, प्रॉपर्टीज है। एंड थर्ड में क्या दिया हुआ है, इन दी एबव इक्वेशन ऑल थ्री क्वांटिटी मीन्स हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क मस्ट बी एक्सप्रेस्ड एज आइदर इन जूल और इन कैलोरी। मतलब सेम यूनिट होनी चाहिए, इक्वेशन सेम है तो यूनिट सेम ही होगी। नेक्स्ट, बोथ heat and means change in heat and change in work are boundary phenomena। मतलब जब तक बाउंड्री का मीन्स जब तक बाउंड्री को धकेलेगी नहीं तब तक आपको हीट ट्रांसफर या वर्क ट्रांसफर दिखेगा नहीं। नेक्स्ट क्या है, बोथ आर एसोसिएटेड विथ प्रोसेस ओनली, दैट इज हीट एंड वर्क लॉस देयर सिग्निफिकेंस वंस द प्रोसेस इज ओवर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ओके, आपको ये टिक लगा कर रखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो हम देखते हैं ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है जो हीट डेल क्यू और वर्क डेल डब्ल्यू है वह एक प्रोसेस से एसोसिएटेड है, दैट इज heat and work lost their significance once the process is over। मान लो, मीन्स समझना आप मेरी बात को, अभी मान लो ये गैस, गैस और ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। ये क्या है आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ओके, इसके अंदर गैस भरी है, ठीक है। इस गैस का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है। ये आपका क्या है, इस गैस का 80 डिग्री सेल्सियस है। और बाहर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर मीन्स ये जो बाहर का टेम्परेचर है ये क्या है आपका 20 डिग्री सेल्सियस।
मीन्स इसकी इंटरनल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, या मैं बोल सकती हूँ इसको बहुत हीट सप्लाई की है जिससे इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस हो गया। मीन्स आप ये यूँ बोल सकते हैं कि जब हमने इसको हीट सप्लाई की तो इसका टेम्परेचर बढ़कर क्या हो गया, 80 डिग्री सेल्सियस। जैसे इसको हीट देते जाओगे, पिस्टन, ये आप एक पिस्टन लगा दो, ठीक है। जैसे आप इसे हीट प्रोवाइड करोगे, ठीक है, तो जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करेंगे, इससे टकराएंगे, ठीक है, इस पिस्टन से टकराएंगे। और पिस्टन को ऊपर की तरफ धक्का दे देंगे। ओके, आई बात समझ में? ऐसा कब तक होगा, जब तक ये टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए। जैसे जैसे ये पिस्टन ऊपर पहुंचेगा धक्का खा खा कर, जब तक टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए, इसके बाद पिस्टन ऊपर तो नहीं जाएगा। मतलब यहाँ पर प्रोसेस खत्म हो गई, ठीक है। जब ये 20 डिग्री सेल्सियस मीन्स जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है उसको अचीव कर लेगा तो इसका प्रोसेस खत्म हो जाएगा, तो आपको हीट ट्रांसफर दिखना खत्म हो जाएगा और वर्क करना भी खत्म हो जाएगा। तो ये एक सब प्रोसेस में हो रहा था। यहाँ जो वर्क हुआ है एक प्रोसेस में हुआ है, यहाँ जो हीट ट्रांसफर हुई है एक प्रोसेस में हुई है। जैसे ही इक्विलिब्रियम अचीव हुआ, आपको हीट भी दिखना बंद हो जाएगा और आपको वर्क भी होना बंद हो जाए, दिखना बंद हो जाएगा। वही बोली गई है, ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन द सिस्टम डज नॉट possess heat and work, hence heat and work are in transit। जैसे ही इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई, जैसे ही पिस्टन यहां पहुंचा, ये क्या है, ये आपकी पिस्टन की इनिशियल कंडीशन है, ये पिस्टन की आपकी क्या है, इनिशियल कंडीशन है, और ये क्या है आपकी फाइनल कंडीशन है। इनिशियल टेम्परेचर क्या है, 80 डिग्री सेल्सियस, और आपका फाइनल टेम्परेचर क्या था, 20 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई, आपको न तो हीट ट्रांसफर दिख रहा है और न तो वर्क होते हुए दिख रहा है। तो यही बोला गया है कि जब भी कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, न तो आपको हीट दिखेगी न वर्क दिखेगा, आपको उसकी प्रॉपर्टीज दिखेगी कि उसका प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है। आप समझ रहे हैं? मीन्स दैट the system does not possess heat and work, hence heat and work are energy in transit। नेक्स्ट है हीट ट्रांसफर इन वेरियस क्लोज सिस्टम प्रोसेस। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। तो आपको मेहरा क्लासेस बहुत सारी फैसिलिटी दे रहा है, जैसे कि रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है, लाइव लेक्चर आपको मिलेंगे, डाउट सेशन मिलेगा, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, 5000 MCQ क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप मेहरा क्लासेस की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इनरोल हो सकते हैं। यहाँ पर इसके लिंक दी गई है, आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, तो इस कॉन्टेक्ट पर जाकर आप का जो भी डाउट है रिलेटेड टू कोर्स आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।